हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नेम आप देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से जो क्वेश्चन आंसर्स है वो समझ में आ जाएंगे, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, सबसे पहला यहाँ पर आपके पास प्रश्न आता है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो भारत में खाद्य सुरक्षा को दो निम्नलिखित तत्वों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। पहला है देखो अतिरिक्त भंडार के निर्माण के द्वारा, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। ठीक है, अब देखो इनकी आपको व्याख्या स्वयं करनी होगी, और स्वयं कैसे कि मतलब आप इसे देखो चैप्टर के अंदर ये दोनों आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अतिरिक्त भंडार के निर्माण यानी कि कहीं पर जो अनाज होता है, इस खाद्य की जो चीज़ें हैं उनका हम भंडारण कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण, यानी कि जो भंडारण में मतलब खाद्य चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, उनको क्या जाता है लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा राशन मिलता है लोगों को, ठीक है, उसी तरह से लोगों में सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता है। ठीक है, इससे कि हम क्या करते हैं, जो खाद्य होता है उसको हम सुरक्षा उसकी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न 2 है आपके पास, कौन लोग खाद्य असुरक्षा के अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, अब जो खाद्य असुरक्षा से उससे कौन से लोग सबसे ज़्यादा ग्रस्त हो सकते हैं, तो देखो SC ST एवं OBC के अन्य क्षेत्र जो या तो भूमि के आधार पर गरीब है या जिनके पास बहुत कम भूमि है। ठीक है, क्रमशः खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित लोग जो शहरों में पलायन करते हैं, ठीक है, वह भी क्या है, खाद्य सुरक्षा असुरक्षा के शिकार होते हैं। और यहाँ पर आप देखो गर्भवती महिलाएं एवं नर्सिंग माँ भी कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा का शिकार होती हैं। फिर उसके बाद देखो, प्रश्न 3 है आपके पास, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। खाद्य असुरक्षा यानी कि जहां पर खाने की एक तरह से सुरक्षा नहीं की जाती ढंग से। ठीक है, तो देखो भारत में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। फिर देखो, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। तो अब देखो, हाँ, हम मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। यह संभव हुआ है HYV बीज। ठीक है, HYV बीज क्या होते हैं, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। HYV बीज हाइब्रिड बीज जिन्हें हम बोलते हैं, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, सुधरी हुई सिंचाई सुविधाओं यानी कि सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनको सुधार दिया है। सिंचाई यानी कि पानी चारना, ठीक है, खेतों में पानी डालना, तो इसकी सुविधाएं हैं, इसकी सुविधाएं अच्छी कर दी गई हैं। एवं कृषि के मशीनीकरण के प्रारंभ से, अब कृषि का मशीनीकरण से तात्पर्य है, देखो पुराने ज़माने में लोग हल या फिर बैलों से लगाते थे। ठीक है, बैलों से हल लगाया करते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनाज भी लगता था गाय भैंस मतलब उसको बैलों को खिलाने के लिए। और दूसरी चीज़ है, बैल एक ऐसी चीज़ है वो थक जाते हैं। ठीक है, लगातार वो कई खेतों को नहीं जोत सकते, इसलिए मशीनीकरण जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सब चीज़ों का आविष्कार हुआ। ठीक है, ट्रैक्टर अब चुटकियों में कितने बड़े बड़े खेतों को मतलब एक तरह से वो कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर होगा, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक जो हम यूज़ करते हैं, यूरिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आदि के उपयोग ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बना दिया है। ठीक है, कृषि उत्पादन को क्रांतिकारी बना दिया, यानी कि अब और अधिक मात्रा में कृषि की जाने लगी है। प्रश्न 5 देखो, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, आपको इसके बारे में व्याख्या करनी है। तो देखो, यह सच है कि लोगों का एक वर्ग अभी भी क्या है, खाद्य से वंचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास खाद्य खरीदने के लिए आवश्यक राशि नहीं है, धन नहीं है। ठीक है, यह लोग दीर्घकालीन गरीब हैं और जो कोई क्रय शक्ति नहीं रखते, इस वर्ग में भूमिहीन एवं बेरोजगार लोग शामिल हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या है, दीर्घकालीन गरीब, यानी कि बहुत पहले समय से, बहुत पुराने समय से वो गरीब हैं। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है खाद्य को खरीदने के लिए, और इस वर्ग में भूमिहीन और बेरोजगार लोग शामिल हैं। ठीक है, जिनके पास या तो कोई भी भूमि नहीं है और या जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उस तरह के लोग इसमें ज़्यादा इस कैटेगरी में। ठीक है, फिर देखो, प्रश्न 6 है, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जब कोई आपदा आएगी तो खाद्य पूर्ति पर वहां पर नॉर्मल सी बात है प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, प्राकृतिक आपदा, मान ले आपकी सूखा पड़ गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर कि मान लो सूखा पड़ गया। अब इसके कारण क्या होगा, अनाज के कुल उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, अब सूखा पड़ जाना यानी कि पानी की कमी हो जाना। ठीक है, अब पानी नहीं होगा तो उसके बाद जो हमारी फसल है वो भी नहीं उग पाएगी, और यह प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी पैदा करती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, खाद्य यानी खाद्य का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, भोजन मतलब खाने की चीज़ है। ठीक है, अनाज, ये सब चीज़, इसको हम एक वर्ड में बोल रहे हैं, खाद्य। ठीक है, खाद्य की कमी के कारण कीमतों में भी वृद्धि होती है। अब देखो,
कहीं पर 100 किलो गेहूँ है, ठीक है, और कहीं पर 10 ही किलो गेहूँ है, और दोनों तरफ खाने वाले 100 लोग हैं, तो 100 किलो जो 100 लोग हैं खाने वाले उनको वो सस्ती दामों पर मिलेगी, लेकिन जो 10 किलो को 100 लोग खाएंगे तो उनको फिर वहाँ पर क्या होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। आप समझो बात को, मतलब जहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होती है और उसकी मांग ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। फिर देखो, अब कुछ लोग इन ऊंची कीमतों पर भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ क्या, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊंची कीमतों पर भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही मतलब अमीर होते हैं एक तरह से आप बोलो, जिनके पास धन की कमी नहीं है, वो इसको खरीद लेते हैं आसानी से। प्रश्न 7 देखो, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद आपको बताना है, ठीक है, यानी कि अंतर बताना है। तो देखो, मौसमी भुखमरी यानी कि यह भोजन की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसम प्रकृति एवं शहरों में आकस्मिक श्रमिकों के कारण पैदा होती है, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति को मौसमी बेरोजगारी के कारण होती है, ठीक है। इस तरह की बेरोजगारी, ठीक है, यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी के कारण होती है। अब देखो, दीर्घकालिक भुखमरी यानी कि गरीब लोग अपनी कम आय के कारण दीर्घकालिक भोजन की कमी से पीड़ित होता है। दीर्घकालिक भोजन कमी यानी कि बहुत टाइम से उन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, और वह अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन खरीदने में भी अयोग्य नहीं होते। अब देखो, प्रश्न 8 है यहाँ पर, गरीबों को, ठीक है, खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया है। अब सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो, बफर स्टॉक, ये सब चीज़ें देखो यहाँ पर उत्तर हम देखते हैं। भारतीय सरकार ने ध्यानपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रारूप तैयार किया है जो निम्नलिखित 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित है। जैसे कि देखो, अतिरिक्त भंडार, ठीक है, यानी कि बफर स्टॉक। फिर देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि वो लोगों को सार्वजनिक रूप से खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है, एक तरह से अनाज प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित है, जैसे कि देखो यहाँ पर संबद्ध बाल विकास सेवाएं, ठीक है। आगे देखो, कार्य के लिए खाद्य, फूड फॉर वर्क, और दोपहर के भोजन की व्यवस्था यानी कि मिड डे मील जो स्कूलों में मिलता है बच्चों को, ठीक है, वो भी आपने सुना होगा। अब उसके बाद देखो, आगे है आपके पास, लास्ट है इसमें AAY, ठीक है, एवं अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। अब देखो, प्रश्न 9 है आपके पास यहाँ पर, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देखो, अनाज का बफर स्टॉक क्यों बनाती है सरकार। तो देखो, सरकार बफर स्टॉक को कुछ निश्चित कृषि फसलों जैसे गेहूं, गन्ना आदि के लिए नियमित करता है, ठीक है, इनके लिए ये बनाए जाते हैं, मतलब, और बफर स्टॉक के द्वारा सरकार कीमत स्थिरता बनाए रखती है, ठीक है। कीमत स्थिरता यानी कि देखो, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, यानी कि देखो, कभी जिस महीनों में मतलब अनाज होता है, उस महीनों में लोगों को अनाज आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब नहीं होता तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो भंडारण किया रहता है उसको वो खोल देते हैं, ठीक है, जिसके कारण गरीब लोगों को भी आसानी से भोजन मिल जाता है, ठीक है, यानी कि अनाज मिल जाता है। यह अनाज का क्रय फसल के मौसम में करते हैं, और क्रय यानी कि खरीदते हैं उसे, ठीक है। जब फसल का मौसम होता है तो उस टाइम, जब फसल का मौसम ही है तो उस वक्त उन्हें सस्ती दामों में मिल जाते हैं, ठीक है। और जब कीमतों में कमी उत्पादकों की सहायता के लिए भी की जाती है, ठीक है, और इससे फसल के मौसम खत्म होने पर बेचा जाता है। जब फसल का मौसम खत्म हो जाता है उस वक्त इसे बेचते हैं, ठीक है। भारत में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना की गई है, और भारत में सभी स्थानों पर इसकी शाखाएं एवं केंद्र बनाए भी गए हैं, ठीक है। अब देखो, प्रश्न 10 है आपके पास, टिप्पणी लिखें, ठीक है, न्यूनतम समर्थित कीमत। तो देखो, न्यूनतम समर्थित कीमत यानी कि MSP फसल बोने के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है आपके पास, फसल बोने के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित किया गया मूल्य जिस पर सरकारी एजेंसी द्वारा किसानों से अनाज प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब फसल हो जाती है, अब यानी कि फसल जब उगाई नहीं है, ठीक है, उससे पहले सरकार क्या करती है, कुछ कीमतें लागू कर देती है, जिस कीमतों पर बाद में जो किसान होते हैं वो अपने अनाज को सरकारी एजेंसियों को बेच देते हैं, ठीक है, और न्यूनतम समर्थित कीमत कहलाती है, इसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत। और यह किसानों को उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप देखो अभिप्रेरित करती है, ठीक है। फिर देखो, बफर स्टॉक, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, ठीक है, अतिरिक्त भंडार गेहूं एवं चावल जैसे अनाजों का स्टॉक है जो सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI से प्राप्त किया जाता है, और इनका वितरण घाटे के, ठीक है, क्षेत्रों एवं आवश्यक लोगों को किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, मतलब फसल ढंग से हुई नहीं है, जहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इसे बेचा जाता है। फिर देखो, निर्गमित कीमत यानी कि इश्यू प्राइस, ठीक है, वह कीमत जिस पर सरकार द्वारा घाटे के क्षेत्रों में अनाज का वितरण किया जाता है इसको निर्गमित कीमत कहते हैं, और यह कीमत बाजार कीमत की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। फिर देखो, उचित दर की दुकान यानी कि फेयर प्राइस शॉप। तो देखो, उचित दर वाली दुकानों में चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल के भंडार
को कहते हैं, ठीक है। जहाँ से कि आप लोगों ने सुना भी होगा, वहाँ से राशन ले जाते हैं राशन कार्ड के द्वारा। यह वस्तुएं बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेची जाती हैं, ठीक है। राशन कार्ड रखने वाले कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकानों से यह वस्तुएं खरीद सकता है, ठीक है। फिर देखो प्रश्न 11 आपके पास, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं आती हैं। तो देखो राशन की दुकानों के संचालन में निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। पर्याप्त मात्रा में राशन की दुकान का उपलब्ध न होना, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है या फिर राशन कभी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और राशन की दुकानों का देहातों में दूर स्थित होना, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। राशन की दुकान खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि की सीमित वस्तुओं का सरकार द्वारा उपलब्ध न किया जाना। फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर, सभी सदस्यों का राशन न लेना, ठीक है। और घटिया वस्तुओं का न खरीदा जाना। कुछ दुकानदारों द्वारा छल कपट, धोखाधड़ी और चोर बाजारी और काला बाजारी करना, ठीक है। वो क्या करते हैं, बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि राशन नहीं है और उस राशन को वो ब्लैक में बेच देते हैं, ठीक है, यानी कि ऊंची कीमतों पर बाजार में बेच देते हैं। फिर देखो प्रश्न 12 यहाँ पर आपके पास, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखो सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमतों वाली दुकानें खोलते हैं, ठीक है। उदाहरणार्थ यहाँ पर तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उससे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर आप देखो उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, ठीक है। दिल्ली में मदर डेयरी है, यहाँ पर उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर अन्य वस्तुएं जैसे कि दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध यहाँ पर उत्पाद जो होते हैं उनमें क्या है, अमूल एक और यहाँ पर है सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। और देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज में विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य और यहाँ पर खाद्य संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। तो क्लास 9 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली चैप्टर का नाम लिखिए और बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।